not taking any action right now. This is a democratic country. This is secular country. दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये गुजरात यूनिवर्सिटी की है और वहाँ विदेशी मूल के छात्र हैं जहाँ वो पढ़ रहे थे और नमाज अदा कर रहे थे। उसमें हमला होता है और जो छात्र वीडियो बना रहा है वो कह रहा है कि इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक और एंड सेकुलर कंट्री। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि ये मामला क्या है। नमस्कार, मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया और आर्किटेक्ट इंडिया के ये संयुक्त कार्यक्रम है बामुलाहिजा, उसकी ओर से आज एक खास विषय पे हम लोग बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसमें थोड़ी सी मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊं तो दिल्ली में कुछ समय पहले, मतलब हफ्ते भर पहले, एक नमाजी को लात मारा गया और वो लात मारने वाला कोई आरएसएस या बजरंग दल या किसी कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन का नहीं, एक पुलिस वाला था। ठीक जैसे ही यात्रा पहुंचती है गुजरात में राहुल गांधी की, तो एक गजब का स्वागत होता है और बड़ी हुजूम उनके पीछे चलती है। और इस बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मसला है और उस पे एक तरह की इनकी किरकिरी जो होनी शुरू हुई है। ऐसे में एक नए सिरे से एक धार्मिक उन्माद या सामाजिक उन्माद पैदा करने की भी कोशिश लगातार इसके पैरेलल जारी है। और तमाम जो मुद्दे जो उभर के आ रहे हैं राजनीति में, उस पे अब सवाल आम जनता की ओर से जब आने लगे हैं तो ये मामला और तेजी से उभर के आएगा शायद। ये दिल्ली के बाद ये दूसरा मसला है गुजरात यूनिवर्सिटी का। गुजरात गुजरात यूनिवर्सिटी में कल रात को, शनिवार की रात को, कुछ लोग जो विदेशी छात्रावास है वहाँ अफगानी मूल के और कुछ दूसरी जगहों के जो विदेश के छात्र हैं जो मुस्लिम हैं, वो अपना नमाज अदा कर रहे थे और इस पे आके कुछ हंगामा हुआ, मारपीट हुई, उसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो एक तरह का जैसे आतंक फैलाने का जो मामला होता है, आतंकवादी जो करते हैं वही हरकत वहां भी हुई है। तो इन सारे परिघटनाओं को, इसके राजनीतिक कंसिक्वेंसेज को, कौन कौन से कारण हैं, कौन बचा रहा है, कौन उकसा रहा है, इस पे बातचीत करने के लिए गुजरात से हमारे साथी मुजाहिद नफीस साहब हमारे साथ हैं। मुजाहिद भाई जो है वहाँ माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के वहाँ संयोजक हैं और लगातार जो मानवाधिकार पे हमले हो रहे हैं, खास करके अल्पसंख्यकों पे, उस पे सचेत हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो और भी जो सामाजिक राजनीतिक मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे रोजगार का सवाल हो या रोजी रोटी का सवाल हो, उन सब पे मुखर होकर काम करने वाले योद्धा की तरह हैं। तो आज माइनॉरिटी, मुजाहिद भाई, आज आपका एक लेटर जो आपने कुलपति को दिया है, उसमें आपने कहा है कि आतंकवादी हमला हुआ है। दूसरी ओर इस पे बहुत चर्चा नहीं है, मतलब आमतौर पे जो मीडिया है, जिसमें हम कह सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ कुछ चीजें आनी शुरू हुई हैं। वो भी तब आनी शुरू हुई हैं जब शायद ओवैसी साहब का ट्वीट आया उसके बाद। तो एक तो देश की छवि से कौन खेल रहा है और इसके पीछे का पूरा पहलू क्या है, क्या मामला है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। थोड़ी परिघटना पे आप थोड़ा हमें बताएं कि क्या हुआ था, कैसे कैसे वहाँ चीजें हुई थी। उसके बाद अभी तक उसमें क्या क्या प्रशासनिक तौर पे क्या हो पाया है, कुलपति का क्या रिएक्शन है। जी। धन्यवाद हिम्मत भाई। बहुत ही स्तब्ध कर देने वाली घटना कि कल रात को तकरीबन 10:30 बजे के आसपास जब तराबी का एक नमाज होती है, रमजान के दौरान कुरान शरीफ को लोग पढ़ते हैं,
और उस कुरान शरीफ को एक साथ पढ़ने वाले जो एक प्रक्रिया, एक तरीका है, उसको तरावी कहते हैं। तो इंटरनेशनल हॉस्टल है, गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में है, वहाँ इंटरनेशनल हॉस्टल है। वहाँ पर विदेशी मूल के तमाम देशों के, अलग अलग देशों के छात्र रहते हैं जो यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं। तो वो लोग तरावी पढ़ रहे थे, इतने में वहां पर कुछ अ, गुंडा समूह के लोग वहां आते हैं। जो एक लड़का जो उसमें जो लीड कर रहा था, वो इत्तेफाक से भगवा रंग का, गमछा केसरिया पहन। कलर का गमछा पहने हुए था। जी। तो वो आके लोगों को उकसाता है, लोगों के साथ बदतमीजी करता है, मारपीट कर रहा है। वीडियोस में आपने देखा होगा, जी। लोग, सिक्योरिटी वाले उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग लड़कों के हॉस्टल्स में के कमरों में घुस जाते हैं, वहां तोड़फोड़ करते हैं। नीचे गाड़ियां खड़ी थी, वहां तोड़फोड़ करते हैं। ये एक एक घटना हुई। ये घटना जो मैंने लेटर लिखा तो उसमें कि ये कोई अचानक होने वाली घटना जैसा नहीं लगता। जी। अचानक तो मैं और आप कहीं टकरा जाएंगे, उसमें कोई मारपीट होगी, झगड़ा होगा, वो होगा। लेकिन एक साथ कहीं पर 20-30 लोग आना, एक साथ फिर उनका कमरों में घुसना, ये प्री प्लान एक्ट है। जी। ये स्पॉन्टेनियस एक्ट नहीं होता। जी। क्योंकि जी। झगड़े में तो लोग मारपीट के भाग जाते हैं, और हॉस्टल हम्म। में उस तरह से आना, जब दूसरे जगह के हॉस्टल में जाना, तो वैसे भी लोगों को कैसे अंदाजा होगा अगर वो प्लान ना किया गया होगा किस कमरे में जाना है, कितने लोगों। तो इसलिए ये एक लोगों में आतंक फैला देने वाली घटना थी। इसलिए मैंने उसमें कहा कि आतंकवादियों, क्योंकि जो आतंकवादी मतलब जो आतंक जो फैलाना, जी जी। समूह आतंक फैला दे, और जी वो जी। आतंक फैलाने का ही पूरा एक प्रयास था। हम्म। और उन लोगों ने आधी रात तक ये पूरा हंगामा किया। वहां पर यूनिवर्सिटी का के जो चौकीदार थे और दूसरे लोग थे वो आए, पुलिस आई, और फिर वहां से उन लोगों को जाने दिया गया। जबकि पुलिस को उन लोगों को फौरन वहीं पर ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। जी। आधी रात को ही एक एफआईआर दर्ज हुई है हॉस्टल के चौकीदार की तरफ से, एक घटना की, तकरीबन 1:45 जैसा एफआईआर दर्ज हुई है आधी रात में, जिसमें एक आदमी की आज ही, अभी थोड़ी देर पहले ही, पुलिस कमिश्नर ऑफ अहमदाबाद का बयान है कि एक की पहचान कर ली गई है, औरों पे भी हमने 9 टीमें उसको लेके गठित गठित कर दी हैं, ताकि उन सभी लोगों की पहचान की जाए। और इस ये एक प्रशासनिक तौर पर इसमें जो काम हुआ, वो एक एफआईआर दर्ज हुई है। चार, एफआईआर जो छात्रों की ओर से हुई है या नहीं, केवल चौकीदार, चौकीदार जी। ने, हॉस्टल के चौकीदार ने उसको दर्ज कराया है। हम्म। 3 से 4 लोगों को चोट लगी। वो यहाँ पर एक हॉस्पिटल है कॉरपोरेशन का, एसवीपी, एसवीपी हॉस्पिटल में आए, और एसवीपी हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ, जिसमें से एक को छुट्टी मिल गई है। अभी एक आदमी वहां पर, 2 लोग अभी वहां पर अभी एडमिट हैं, हम्म। और ठीक ठाक चोट लगी है। लेकिन एक को उन्होंने छुट्टी अभी दी है। ये अभी ही पुलिस कमिश्नर का बयान टीवी नहीं, पर आया। इसमें कोई हथियार का भी मतलब छुरा चाकू या हथियारों का कुछ? प्रयोग सामने नहीं आया है, अच्छा। लेकिन डंडे वंडों का हम्म। की चीजें जी। रही हैं। हथियार जैसे का की बातचीत अभी, चूंकि ये आधी रात को होने वाली घटना थी, और यूनिवर्सिटी बिल्कुल एक, यूनिवर्सिटी कैंपस तो आप जानते हैं बिल्कुल एक शहर से अलग जगह का तरफ होता है। जी तो जी जी। जो जो वीडियो आए, जो लोगों से बातचीत हुई, जो उन लोगों से जो लोग मिलने गए, आधी रात को ही जो लोग मिलने गए, हमारे यहाँ के लोकल शहर के विधायक और पूर्व विधायक हैं, इमरान खेड़ावाला और गयासुद्दीन शेख, पूर्व विधायक, वो लोग हॉस्पिटल गए, उन लोगों से बातचीत की। तो हथियार जैसी बात उसमें सामने नहीं आई, लेकिन डराने वाले, मतलब आतंक फैला देने वाले जिस तरह की प्रवृत्ति होती है, जी जी। उसकी पूरी बात निकल के सामने आई। और इस पर आधी रात को एफआईआर दर्ज हुई। अभी पुलिस कमिश्नर का बयान है कि 9 टीमें गठित की गई हैं आइडेंटिफाई करके उनको पकड़ने के लिए। एक आदमी हम्म। की उन्होंने पहचान भी कर ली है, ऐसा उन्होंने बताया है। हम्म। और इसमें तमाम और जो दूसरे प्रशासनिक हलके हैं, उनमें भी इस घटना की गंभीरता को लिया गया है।
ये सब इस वजह से भी संभव हुआ कि चूंकि आधी रात की घटना थी, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में तो सुबह आने वाला नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जिम्मेदार लोगों ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी, और उस प्रतिक्रिया देने का असर ये हुआ कि इस पर तेजी से कार्रवाई संभव हो सके। जबकि ऐसे ही मामलों में हमने देखा है कि कार्रवाई होने में बहुत दिन लगते हैं, और बिल्कुल। आमतौर पर जब मुसलमान लोगों को पीड़ित हों, तब बहुत मुश्किल होता है उनके ऊपर एफआई किसी गुंडों के ऊपर एफआईआर कराना, और एफआईआर करा के उस पर कोई कार्रवाई कराना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम रहा है हमेशा। तो ये अभी तक वहां यहाँ पर कार्रवाई जी, कुलपति प्रशासन की ओर की से ओर से कोई कुलपति ने फौरन ही रात में ही दिया कि वो कुलपति की सहमति नहीं होती तो चौकीदार की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं होती। जी तो जी। कुलपति नहीं, ही एक रात को। शायद एक बयान भी शायद आया है उनका कि ये शायद पहले से कोई झगड़ा था इसमें, कोई ये सब मामला था नहीं, क्या नाम है, वो तो बच नमाज। वो ब, वो तो बचने के लिए, ताकि हम्म और ज्यादा छवि, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हम्म स्तर का मामला बन गया है ये, क्योंकि हम्म दूसरे देशों के छात्र हैं, कई देशों के छात्र वहां रहते हैं, तो हम्म वो देश भी, दूतावास भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का भी आया है कि विदेश मंत्रालय भी उन लोगों के संपर्क में है, एजेंसीज के संपर्क में है। तो मामला इतना विस्तारित हो गया है कि हम्म, यही कह के आप बच सकते हैं अपनी छवि को बचाने के लिए, लेकिन ये और कुछ नहीं, ये सीधा सीधा नफरत से जुड़ा हुआ मामला है, जी और लोग उन मुसलमान बच्चों में डर बैठा जी। देने के लिए किया जा गया एक कृत्य है। नहीं, एक चीज और मुझे जानना है कि यदि आपको मतलब सांप्रदायिक तनाव पैदा करना है, तो और भी तौर तरीके थे, ये विदेशी छात्रों को क्यों टारगेट किया गया, खास करके अफगानिस्तान, और कहीं ये हताशा है या क्या है, मतलब या कि कौन लोग हैं इसके पीछे, देखिए, कुछ ये राजनीतिक रूप से? राजनीतिक रूप से भी अभी तो चूंकि जांच का भी विषय है, हम्म, लेकिन ये सारे, उसके गले में जो झंडा है केसरिया कलर का, वो गमछा है, हम्म, केसरिया कलर का गमछा है, तो राजनीतिक तौर से तो स्पष्ट है कि वो एक तरफ जो माहौल बन रहा है देश में सांप्रदायिक सौहार्द वाला, उसको तोड़ना चाहते हैं, और विदेशी छात्र इसलिए क्योंकि वो सबसे कमजोर होते हैं। हम्म। लोकल होने लोकल होगा तो उसके साथ लोकल के कुछ समर्थन भी होगा, जी जी। विदेशी छात्रों के साथ वैसे ही समर्थन, क्योंकि उनके संपर्क उतने ही होते हैं, क्योंकि वो लोग पढ़ने आए हैं, कैंपस में रहते हैं, तो उनका जो लोकल जो संपर्क है नहीं होगा, इनके साथ समूह समर्थन समूह नहीं खड़ा हो पाएगा। ये सब एक वनरेबल ग्रुप के तौर पर चिन्हित किए जाते हैं। तो एक वंचित समूह को टारगेट किया जाए, जिससे डर का पैमाना और ज्यादा बढ़ेगा लोगों के बीच। लेकिन अभी चल रहा है, रमजान का महीना चल रहा है, और पूरी दुनिया में मुस्लिम समाज पूरा इसमें लगा हुआ है। पूरा एक महीना कहते हैं कि पवित्र महीना होता है, और इसमें नॉर्मली आमतौर पे जो समाज के दूसरे हिस्से होते हैं, दूसरे धार्मिक के लोग होते हैं, समूहों के लोग होते हैं, इसमें एक सहयोग की भावना होती है कि नहीं। ऐसे में जैसे पिछली बार हम देखा है कि चुनाव के समय रोजे का समय था, उसी समय इलेक्शन आ गया था, तो लोगों ने पहले मुस्लिम लोगों को कहा कि नहीं, पहले आप वोट डालिए क्योंकि आप रोजे में हैं। तो ये वाली भावना होती है। ऐसे में कहीं ये नहीं लगा कि ये कोई पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कोई मैसेज देने की बात हो कि देख लो कि अब हम जो है अ, भूले नहीं हैं, हम वो सारी हरकतें करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, हाँ मैंने जिंदगी पूर्ण नियोजित है, हाँ ये हाँ। पूर्ण नियोजित है डर फैलाने के लिए। उनको लगा कि ये ज्यादा वनरेबल ग्रुप है, इसके हम्म डर का पैमाना और ज्यादा लोगों में जाएगा, दूसरे देशों तक पहुंचेगा। हम्म और मैंने उसको अपने पत्र में भी कहा है कि ये जांच का भी विषय है बहुत, कि इस तरह के वनरेबल ग्रुप के ऊपर हमला करना, इसमें ये इससे भारत की छवि को कितना नुकसान पहुंचता है। वही एक कह रहे हैं, जी जी। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री यूएई के सुल्तान को मुख्य अतिथि बना के वाइब्रेंट पे लाते हैं, यूएई हम्म में मंदिर बनाने जाकर मंदिर बनता है, वहां पर मंदिर बना के उद्घाटन हो रहा है।
यूएई के साथ विशेष वाइब्रेंट समिट में अनुबंध किए जा रहे हैं। ऐसे में ये करना, इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है, खासतौर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसीलिए इसको, इसकी गहन जांच की भी उतनी आवश्यकता है कि इन लोगों का कौन संगठन इनके पीछे है, ये किन संगठनों में काम करते हैं, इनको पैसे कौन दे रहा है। इससे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छवि खराब होनी है ना, भारत की छवि खराब होनी है जी जी जी। कि यहाँ पर जो लोग, और वो भी गुजरात जैसे स्टेट में। तो गुजरात को ऐसे भी बहुत वो माना जाता है सेंसिटिव, खास करके इसी 2000। इसीलिए जी जी। तो और ज्यादा इसके लिए तो और ज्यादा जांच का विषय बढ़ जाता है कि हम्म कौन लोग हैं जो भारत की छवि के साथ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अल्टीमेटली हम जब कभी देश से बाहर जाते हैं तो हमको भारतीय कहा जाएगा। तो वहां हम्म पर लोग आपसे भी, हिम्मत भाई आप भी कहीं जाएंगे विदेश में, तो लोग कहेंगे भारत में ऐसा होता है। हम्म। अल्टीमेटली इमेज भारत की खराब होनी है। तो नहीं, अगर ये भारत, आप जी जी आप सही कह रहे हैं। और कई जगहों पे, खास करके ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कई जगहों पे भारतीय मूल के जो लोग हैं उन पे हमले भी हो रहे हैं काफी तेजी से। भले ये वो, उसी का हाँ। उसी का जी परिणाम है जी कि वहां पर इस तरह के रिएक्शंस आएंगे। तो फिर हम्म हमको कैसा लगता है, मान लीजिए हमारे गुजरात से ही बहुत बड़ी तादाद में लोग अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में है, अफ्रीका जैसे देशों में है। अगर वहां के जो बहुसंख्यक लोग हैं, वो लोग अगर इस तरह का करेंगे, तो आपको कैसा महसूस होगा। जी तो जी। ये मुसलमानों पर तो हमला है ही, साथ ही हम्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों के लिए, भारतीयों के लिए खतरा पैदा करने की बात है। पूरी हम्म। दुनिया में जो भारतीय हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर हम भी काउंटर प्रोडक्टिव जी जी। हो सकता है ये। तो हम्म। इसके पीछे तो बहुत सरकार को संवेदनशीलता के साथ जांच करनी चाहिए। अभी कमिश्नर ने बयान दिया, बहुत संजीदगी के साथ उन्होंने बयान भी दिया है। हॉस्टल पर पुलिस भी मौजूद है, वहां पर, वहां पुलिस का पहरा है रात से ही। तो मुझे लगता है कि प्रशासन ने इसको संजीदगी के साथ डील किया, चूंकि अभी तो आचार संहिता भी लागू हो गई है। जी जी जी। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग भी इस पर करेगा, और विदेश मंत्रालय का भी बयान आया है। लेकिन इस तरह की घटनाएं यकीनन शैक्षणिक जगत के लिए, जहां पर सहिष्णुता सिखाई जाती है, जहां पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात सिखाई जाती है हम्म। विश्वविद्यालयों में, तो वहां पर इस तरह की असहिष्णुता हो, निश्चित तौर पर भविष्य के लिए ये अलार्मिंग बेल है। जी जी। और लोगों को इस पर काम करना चाहिए कि इसको कैसे रोका जा सकता है। एकदम आप सही कह रहे हैं। एक चीज और मुझे जाननी है कि नॉर्मली जब इस तरह की जो कहिए कि हुड़दंग जो ग्रुप होता है, या कहिए कि आतंक फैलाने वाला ग्रुप होता है, समूह होता है, वो खास विशेष जो सत्ताधारी पार्टियां होती हैं उनके ही लोग होते हैं। उनको मालूम है कि हम कुछ भी कर ले जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा, या बचा लिया जाएगा, या कुछ ये पूरा एक इसका आपको सीक्वेंस दिखेगा, हर जगह दिखता है। तो रात में जब ये सब कर रहे थे हंगामा, तो उस समय पुलिस ने क्यों भगा दिया? उसी समय अरेस्ट कर लिया होता, या उनको लगा कि चलो हो गया, जैसे पहले होता था और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो सकता है, लेकिन इस बार उनको मालूम होना चाहिए कि तमाम देश भर के जागृत लोगों की सक्रियता के चलते इसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है। हम्म और जिस तरह का प्रोसेस शुरू हुआ है, मुझे लगता नहीं कि वो ज्यादा बचा पाएंगे। वो उनके राजनीतिक आका भी उनको बचा पाए, मुझे अभी ऐसा लगता नहीं। कोशिश करेंगे कि वो हम्म। उनको बचाएं, क्योंकि ये बिना पीछे बैकअप के हो, ये भी संभव नहीं है। ये तो संभव ही नहीं राजनीतिक है। ताकत कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जब इतने से विदेश मंत्रालय वगैरह इन्वॉल्व हुआ है, तो हम्म। इसमें केस तो जी अब इनके ऊपर चलेगा। जी। एक चीज और हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि उन उन हॉस्टल्स के उन कमरों में जाके तोड़ फोड़ हुई, सुना कि पैसे वैसे भी निकाल लिए, बहुत सारी चीजें हुई हैं, मारपीट हुई है, तमाम चीजें हुई। तो उसकी तरह की पहले से हो गई होगी ना, कि भाई कौन से कमरे में बिल्कुल, कौन रहे। वो मैंने अपनी बात में पहले ही कहा कि ये जी जी। पूर्व नियोजित ही है। हाँ क्योंकि हाँ। किसी के हॉस्टल में घुसना, हम्म आप भी हॉस्टल के विद्यार्थी रहे होंगे, हम्म तो किसी दूसरे हॉस्टल में जाके इस तरह का दुस्साहस करना,
ये जी बिना पूर्व नियोजित रेकी के नहीं हो सकता। जी 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 जी। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब कि अंदर से भी लोग होंगे जो पूरी खबर देने वाले होंगे उस हॉस्टल में, या उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो इस तरह की ताकतें हैं, वो खबर दे रही होंगी ना कि भाई इस हॉस्टल में, फलाने हॉस्टल के इस कमरे में फला देश का ये नागरिक रहता है या स्टूडेंट रहता है। तो कहीं थोड़ी सी हम जानकारी लेना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि कभी गए हो, अचानक अचानक तो मामला है नहीं। अ, वहाँ के हॉस्टल के, या कहिए कि यूनिवर्सिटी के कुछ लोग होंगे जो बता रहे होंगे कि इस कमरे में कौन रहता है, इस कमरे में कौन रहता है। मेरी बिल्कुल बात जी। बिल्कुल, मैं समझ गया कि अंदर के भी लोग होंगे जिन लोगों ने इसको रेकी करने में मदद की होगी। अब जी चूंकि ये जांच में और खुल के आएगा, क्योंकि हम्म पुलिस ने कहा है कि हमने 25 लोगों के समूह को चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं, 9 टीमें बनाई हैं। तो ये हम्म और समझ में आएगा कि ये लोग बाहर के थे कि अंदर के यूनिवर्सिटी के छात्र थे कि नहीं थे। तो हम्म। यूनिवर्सिटी के छात्र थे तो फिर इनके संगठनों का पता लगेगा, और फिर संगठनों से ये क्लियर होगा कि इनके इनको कैसे मदद हुई कि ये उन बच्चों के कमरों तक पहुंच पाए। तो जी ये चूंकि बड़ा वास्ट है, और इसको हम्म एकदम दावे के साथ इसलिए नहीं कहा जा सकता जब तक कि इस पर कोई एक हम्म। एक स्वरूप सामने ना आ जाए। जी निश्चित तौर पर लेकिन दूसरे के हॉस्टल में जाने से पहले हम्म। रेकी की होगी। रेकी में तमाम लोग मदद करते हैं एक दूसरे की, ताकि जी वो जी उन जगहों पर किए जाए। और जी। ये हम लोग का पुराना स्टाइल भी है। हम्म। आप अगर देखिए कि 2002 के दंगों में भी मुसलमानों की दुकानों को और प्रतिष्ठानों को चिन्हित करके जलाया गया बाजार जी जी में। तो ये मतलब अस्वाभाविक बात घटना नहीं थी। ये पहले हम्म। से चिन्हित किया गया कि ये दुकान एक्स की है, ये दुकान वाई की है, ये दुकान जेड की है। तो जी वाई जी को टारगेट करना है, एक्स और जेड को छोड़ देना है। तो हम्म। सेम सेम सिचुएशन यही भी है कि टारगेट किस तरह से किया जाए। तो इसमें थोड़ा जांच और आए, लेकिन आप सभी लोगों का धन्यवाद इसमें कि सजग नागरिकों की वजह से इतनी सारी कार्रवाई इतनी तेजी के साथ संभव हुई है, क्योंकि हम गुजरात जैसे स्टेट में कार्रवाइयों को लेकर बहुत संघर्ष करना पड़ता है, खासतौर पर एफआईआर दर्ज कराने को लेकर। जी तो जी सजग नागरिकों की वजह से देश भर के ये कार्रवाइयां संभव हुई है। इसके लिए सजग नागरिकों का सभी का बहुत धन्यवाद। जी जी। एक छोटा सा बस थोड़ा राजनीतिक है। अभी यात्रा गुजरी है राहुल गांधी की वहां से। दूसरी, राहुल गांधी को काफी मतलब वहां से जन समूह का समर्थन मिला। लोग उमड़े वहां बहुत, सूरत वगैरह में तो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोग जुड़े, लाखों की संख्या में। दूसरा है इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिस तरह से घिरती हुई आ रही है, सरकार घिर रही है, भाजपा घिर रही है, उसके नैतिक तमाम जो प्रतिमान वो दिखा रही थी, वो सारे के सारे ध्वस्त हो रहे हैं। तो कहीं अब उनके पास और कोई चारा तो शायद यही चारा बचा है कि राम भी शायद काम नहीं आ रहा, राम मंदिर भी अब काम नहीं आ रहा। तो किसी तरह से कोई सांप्रदायिक तनाव पैदा करके ध्रुवीकरण का तो मामला नहीं है। बिल्कुल संभव हो सकता है ये, क्योंकि सरकार हम्म, मौजूदा सत्ताधारी दल के ऊपर बहुत दबाव है। उन्होंने कोर्ट के जरिए भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की सूचनाएं नहीं सामने आए, इसके लिए काफी प्रयास किए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मजबूती की वजह से वो आए और सबको सामने हो गया कि किस तरह से लोगों को धमकाकर बॉन्ड्स लिए गए, पैसा लिया गया, और एक तरह से प्रोटेक्शन मनी के रूप में ये तमाम चीजें इस्तेमाल की गई। जी ठेका देने के लिए स्पष्ट रूप से रिश्वत के तौर पर हुआ। जिस तरह से सीरम इंस्टीट्यूट का आया कि उन्होंने बॉन्ड पहले दिए, और उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट को कोविड वैक्सीन बनाने का जी जी। ठेका दे दिया गया। जिस तरह से वो टनल बनाने वाली कंपनी है, हम्म। उसको हुआ कि पहले उन्होंने बॉन्ड दे दिया और उसके बाद उनको 14,000 करोड़ रुपए का ठेका मिल गया। नहीं, और उसमें इसी तो तरह, अब उसमें बहुत सारे कहानियां आ रही हैं और वो हाँ, बड़े तो विचित्र वो हैं। मैं सिर्फ उसको बोलूँ आपके जी कि जी ये एक तरह से जो प्रोटेक्शन मनी के तौर पर, और मीडिया ने, खासतौर पर सोशल मीडिया के जो लोग हैं, आप जैसे जो समाचार समूह हैं, उन्होंने इसको इनके लिंक्स को जोड़कर जो सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई, उससे ये स्पष्ट हो गया कि ये एक तरह से प्रोटेक्शन मनी के तौर पर
सत्ताधारी दल ने इन चीजों प्रोटेक्शन का भी है, इस्तेमाल किया। एक्सटॉर्शन भी है, लोग तो ईडी को प्रोटेक्शन और एक्सटॉर्शन अब दोनों के तौर जी पर इसको इस्तेमाल किया। तो जी इसमें निश्चित तौर पर घिरे हुए तो हैं, और हम्म। उनको ध्यान भटकाने के लिए दूसरी चीजें साथ में भारत जो न्याय यात्रा थी, न्याय यात्रा को अच्छा गुजरात में उसको लोगों का समर्थन मिला। उससे भी परेशान कि उस न्याय यात्रा का असर कैसे कम किया जा सके, क्योंकि न्याय यात्रा खास तौर पर जो आदिवासी बेल्ट कही जाती है उससे गुजरी थी, और वहां पर ठीक ठाक लोगों का समूह उनके साथ था। तो ये तमाम न्याय यात्रा का असर, और खास तौर पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का से जो हो रही बदनामी है उसको रोकने के लिए कुछ तो प्रयास करेंगे ही, और एक ही ध्रुवीकरण ही एकमात्र प्रयास इनका बहुत पुराना रहा है कि इसको ध्रुवीकरण के तौर पर किया जाए। लेकिन मुझे लगता है जनता अब थोड़ा जागृत होगी, जागेगी कि कब तक आप लुटेंगे। धर्म एक व्यक्तिगत मसला है, ये कोई राजनीतिक और वैसा मसला नहीं है। का हमारे ये हमको धर्म में उलझाकर हजारों करोड़ रुपया लोग उसको डकार रहे हैं। तो इसको लोग समझेंगे, और जी इसके लिए ध्रुवीकरण उनके पास रास्ता है। ये उसका भी एक प्रयास हो सकता है। जी ये घटना भी उसी से जोड़कर देखी जा सकती है कि कहीं ये और इनका संबंध अगर मौजूदा दल के सत्ताधारी दल से निकलता है तो ये और स्पष्ट हो जाएगा कि ये वहां से ध्यान भटकाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ ले जाने का एक प्रयास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुजाहिद भाई। और माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से आप लोग एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, एक मानवाधिकार के वहाँ के जो हक हकूक हैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि गुजरात की बस चंद कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो उसकी जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले हैं। बाकी पूरा गुजराती समाज नहीं चाहता है कि इस तरह का किसी भी तरह की कोई तनाव हो जिससे कि उनके जीवन पे, उनके आजीविका पे कोई असर पड़े। तो आप लोगों का कार्य बहुत सराहनीय है, और आप हमें समय दिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी।